हेलो 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 हेलो, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है पारंगत 2.2 बैच की पहली क्लास में, जिसमें हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यार, पारंगत 2.2 बैच मेरा सबसे फेवरेट बैच है, जिसको मैं बहुत एंजॉय करता हूं, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं कि इस बैच से पढ़ने के बाद आपका ये जो सपना है ना 95% प्लस का, ये पूरा करवा के भेजूंगा। सवाल कोई हल्के फुल्के नहीं लाया हूं, एनसीईआरटी कवरेज होगी, लेवल अप क्वेश्चंस होंगे। तो यार चलो, एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास का, है ना भाई। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है। टॉपिक के बारे में तो आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल आइडिया होना चाहिए सर। तो यार देखो, ये चैप्टर तो वैसे बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। बहुत ही देखो यार, आप लोग बचपन से इन चीजों को पढ़ते हुए आ रहे हो, पर आपको आज समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। आपको मैं कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, गॉस लॉ, उसका एप्लीकेशन, पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन। सारी चीजों को एकदम बेसिक से कवर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास को। और पहले जो टॉपिक हमें पढ़ना है, पहले जो चीज हमें समझनी है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखो, चार्ज जो होता है ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक कॉपी पेन लेकर के बैठना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो चार्ज होता है ना, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मिठाई की प्रॉपर्टी क्या होती है, मिठाई मीठी रहती है। तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, हैं, बहुत बढ़िया से चलते हो, सुबह उठते हो तो पहले शीशे में चेहरा देखते हो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ऐसे मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है चार्ज। तो चार्ज कोई कहीं हवा में नहीं उड़ता है, चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। और अगर ये प्रॉपर्टी है किसी मैटर के पास, तो अगर उस मैटर को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। मतलब अगर किसी मैटर के पास चार्ज ना होता तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो कोई फोर्स ना लगती। चार्ज ही है जिसकी वजह से किसी मैटर को अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो चार्ज क्या है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी of matter that causes it to experience a force when placed in an electric or magnetic field। यहां तक क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखो, ये समझना है हमें कि चार्ज को हम लिखते कैसे हैं, कैसे डिनोट करते हैं फिजिक्स में। तो देखो, चार्ज को अगर आपको डिनोट करना है तो दो तरीके हैं। या तो आप इसको स्मॉल क्यू के फॉर्म में लिख दो, या तो आप कैपिटल क्यू लिख दो। आपकी मर्जी, आप चाहो तो स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो और चाहो तो कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होती है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबको याद रखना है कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलॉम होती है। क्या होती है? कूलॉम होती है। कूलॉम इसकी एसआई यूनिट होती है, सबको लर्न करके रखना है। और आप मेरे साथ थोड़े आगे जब पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, I = Q/T। यहां से मैं आपसे पूछूं Q का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I × T। करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो चार्ज की और यूनिट आ जाती है एम्पियर सेकेंड। तो जिसको याद रखना है वो याद रख सकता है कि एक यूनिट होती है कूलॉम और एक यूनिट होती है एम्पियर सेकेंड। अगर आप नहीं याद रख सकते हो यार, तो कूलॉम ही याद रखो। चार्ज की अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, तो चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलम, जिसको हम लोग प्यार से ASU भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है। आप इसको भी लर्न करके रख सकते हो। बोलो, यहां तक चीजें क्लियर है क्या? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। और अब हमें जो चीज पढ़नी है उसका नाम है चार्ज की प्रॉपर्टीज। देखो, चार्ज की प्रॉपर्टीज पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ज होता है ना, ये दो तरीके का होता है। ये जो चार्ज हम लोगों ने पढ़ा है, ये चार्ज दो तरीके का होता है। कितने तरीके का सर होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको मैं +Q से लिख सकता हूं, और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसको मैं -Q से रख सकता हूं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि दो पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं रखूं अगल बगल, दो पॉजिटिव चार्ज को रखूं मैं अगल बगल, तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। यही यार बचपन की चीज है,
ये तो यार बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि दो पॉजिटिव चार्ज को आसपास रखेंगे तो दूर भागेंगे। क्यों सर? क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगी। कौन सा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एफ रिपल्सिव लगेगा, यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को रखूं तो क्या होगा? ये अनलाइक चार्ज है तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी यहां पे एफ अट्रैक्टिव लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, लाइक चार्ज हो, तो वो तो दूर भागते हैं। ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, इनमें रिपल्सिव फोर्स लगती है ना। और अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? ये तो क्लास 10 की बेसिक बात। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसमें हम कहते हैं कि चार्ज एडिटिव होता है। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं किसी बॉडी पे। मान लो ऐसे कुछ चार्जेस हैं, है ना। ऐसे मान लो एक बॉडी है, इस पे चार्ज है 2 कूलाम, 1 कूलाम, 3 कूलाम। आपसे मैं पूछूं नेट चार्ज बताओ, आप सिंपली क्या करोगे यार? कॉमन सेंस है, 2 कूलाम प्लस 1 कूलाम प्लस 3 कूलाम जोड़ देंगे सर, 3 और 1 4 2 6 कूलाम का नेट चार्ज आ जाएगा सिंपली। तो यही प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि चार्ज अगर किसी बॉडी पे हमें निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल चार्ज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। बस साइन का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस कर देना, ठीक है। तो चार्ज एडिटिव होता है। अब हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना? बचपन से, हाँ सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या कहना चाहता है? ये तो सर सबको पता है कि ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ये हकीकत है, और ना हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सर कर क्या सकते हैं? इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ये आपको इग्नोर नहीं करना है भाई। इसको आपको लाइफ टाइम तक रिमेंबर रखना है जी। क्या रिमेंबर रखना है जी? ये रिमेंबर रखना है कि टोटल चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम का, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम? एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसको और किसी से मतलब नहीं है, रिमेन्स कांस्टेंट। वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। एक बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। सॉरी, मतलब ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर पाते हैं ना डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। एक आइसोलेटेड बॉडी में जितना चार्ज है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल दे दिया जाए जी सर, इसका एक एग्जांपल दे दिया जाए, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि हमारे पास में ये एक बॉडी है। हाँ सर, ये एक बॉडी है, इसमें जो चार्ज है कुछ इस प्रकार है, 2 कूलाम प्लस 4 कूलाम प्लस 3 कूलाम, इतने चार्ज है, ठीक है सर। अब मैंने इस बॉडी को पकड़ा और इसको ऐसे ऐसे पकड़ के हिला दिया। तो जब मैंने इसको पकड़ के हिलाया तो एक्चुअल में होगा क्या कि इस बॉडी में जितने चार्जेस हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जब बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो मान लेते हैं कि अब बॉडी पे जो चार्ज आ गया, एज्यूम कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसे हो गया, 2 कूलाम, 4 कूलाम, -1 कूलाम और 4 कूलाम। अब मान लिया इतने चार्ज हो गए बॉडी पे। हाँ सर, अब मैं तुमसे पूछूं यहां इस बॉडी पे पहले नेट चार्ज कितना था? पहले इस पे चार्ज कितना था? 3 4 3 7 2 9 कूलाम का। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इंडिविजुअल चार्जेस अलग अलग हो गए। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं नेट चार्जेस कितने हैं तो क्या बताओगे? 4 2 6 और 4 10, 10 - 1 9 कूलाम। अभी भी 9 कूलाम के ही चार्ज है। तो एक आइसोलेटेड बॉडी में, ये एक बॉडी है, एक आइसोलेटेड बॉडी है, इसके अंदर जो चार्ज है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। हाँ, ये जरूर हुआ कि यहां से यहां कुछ चार्ज इधर उधर हो गया, वो अलग की बात है, पर आइसोलेटेड बॉडी में टोटल चार्ज कांस्टेंट रहते हैं। ना चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहले भी 9 कूलाम चार्ज था, अभी भी 9 कूलाम चार्ज है। इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ऐसे समझो कि भाई देखो, साइंटिस्टों ने कहा कि देखो चार्ज जो होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का। एक फॉर्मूला उन्होंने दिया, Q = Ne। Ne मतलब क्या है सर? यहां पे जो N है, N जो है ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एक फॉर्मूला याद कर लो भाई, Q = Ne। N बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और E क्या है? E जो है उसे हम लोग कहते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और मेरे भाई
ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो एक फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो n क्या है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो चार्ज होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे n की वैल्यू 1 हो सकती है, अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। भाई n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यानी कि n जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि n जो है ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए, इसकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, ये कभी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं हो सकता, ये कभी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं हो सकता। मतलब n की वैल्यू कभी 1.5 नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ये बात कहता है कि जो चार्ज होगा हमेशा इंटीजर में होगा। चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 1.5 नहीं हो सकती, 1/5 नहीं हो सकती, ना पॉइंट में हो सकती, ना फ्रैक्शन में हो सकती है। चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का, ये बात बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट्स इट। n की वैल्यू ना कभी फ्रैक्शन में हो सकती है, ना n की वैल्यू कभी डेसिमल में हो सकती है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है, नॉट कंटिन्यूअसली। ये बात आगे चल के तुम लोग समझोगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो क्लास 12th में याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, चार्ज को ट्रांसफर करना है, चार्ज अगर कहीं मिलेगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है कि क्या क्या ऐसे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। मान लिया किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है, तो बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके हमारे पास है, हमें ये देखना है। देखो भाई, हमें 3 तरीके की मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़नी है। क्लास 12 के अंदर 3 तरीके की मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़नी है। पहला एक तरीका है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक तरीका है। तो पहला ये तो तरीका, ये मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ये हमारा पहला तरीका है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन में क्या होता है, 2 बॉडी होती हैं, दोनों न्यूट्रल होती हैं, इनको हम लोग रब करते हैं। क्या करते हैं? रब करते हैं। तो आप देख रहे हो, जैसे कि एग्जांपल लिया, ये हमारा है ग्लास रॉड। ये क्या है? ये हमारा ग्लास रॉड। ये क्या है भाई? ये हमारा ग्लास रॉड है। और ये मान लो हमारा है सिल्क। क्या है? सिल्क। ग्लास रॉड से हमने सिल्क को रब किया, ग्लास रॉड से हमने क्या किया? सिल्क को रब किया। तो आपने देखा क्या हुआ? आपने देखा क्या हुआ कि ये जो हमारा ग्लास रॉड है ना, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, और वो कहां चले गए? वो सिल्क में चले गए। तो एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो ग्लास रॉड है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, ये सिल्क में चले गए। ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, ये सिल्क में चले गए। तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क में चले गए तो सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ गया। ये तरीका होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का। तो ये वाला एक एग्जांपल हर बच्चे को याद रखना है कि जब कभी ग्लास रॉड से सिल्क को रब करते हैं, ग्लास रॉड भी न्यूट्रल रहता है, सिल्क भी न्यूट्रल रहता है, लेकिन जब रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाई रबिंग टू ऑब्जेक्ट। कैसे होता है? हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उन्हें एनर्जी मिल जाती है। दूसरा तरीका जो है यह है चार्जिंग बाई कंडक्शन। ये हमारा दूसरा तरीका है। चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है हमारे पास, इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं कि व्हाट इज चार्जिंग बाई कंडक्शन। जैसे मान लिया हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमारे पास 5 कूलम का मान लो चार्ज है। टोटल जो चार्ज है इस बॉडी पे 5 कूलम का चार्ज है। ठीक है भाई। अब एक दूसरी बॉडी है, ये जो बॉडी है हमारी, इसके ऊपर 0 चार्ज है, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है? 0 है, 0 चार्ज है। मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज 0 है। और एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है 5 कूलम का। हमने क्या किया, इस बॉडी को इस बॉडी के साथ क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया? वायर्स की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? वायर लगा दिया, और वायर की हेल्प से इन दोनों बॉडीज को हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। वायर की हेल्प से जो हमने कनेक्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होंगे, और क्या होगा? ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी अनचार्ज है, और जब वायर की हेल्प से इनको जोड़ देंगे तो चार्जिंग बाई कंडक्शन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ये वाली बॉडी भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो अगर ये बॉडी चार्ज हो जाएगी तो फाइनली बताओ इन दोनों बॉडी पे कितना कितना चार्ज आएगा?
मतलब इस ए वाली बॉडी पे कितना चार्ज बचेगा और इस बी वाली बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, ये बताइए। तो आपको एक फॉर्मूला लर्न करके रखना है। अगर ये दोनों बॉडी आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब इनका शेप और साइज एक जैसा है, तो क्लास 12th में तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, क्लास 12th में हमारी जो बॉडी है वो आइसोलेटेड है। आप मान के चलो कि इन दोनों की शेप साइज एक जैसी है। इन दोनों की शेप साइज क्या है, एक जैसी। अरे यार, हाँ ठीक है, तो मान लो कि ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है। क्या है, आइडेंटिकल है। इनको हमने कनेक्ट किया, एक बॉडी चार्ज है एक अनचार्ज है। तो बताओ फाइनल चार्ज कितना होगा। तो अगर हमें फाइनल चार्ज निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2। जो बॉडी पे चार्ज आएगा, फाइनल चार्ज आएगा, वो सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2 है ना। सम ऑफ चार्ज मतलब इस पे 5 कूलम का चार्ज था और इस पे 0 चार्ज था, तो सम ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, 5 + 0 दैट इज 5 डिवाइड बाई 2, मतलब क्यू फाइनल जो होगा वो कितना होगा, 2.5 कूलम का। मतलब 2.5 कूलम का चार्ज इस वाले बॉडी के पास आ जाएगा और 2.5 कूलम का चार्ज इस वाले बॉडी के पास भी आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, चार्जिंग बाई कंडक्शन का एक क्वेश्चन में और करा देता हूं। मान लो ये बॉडी है, इस पे 4 कूलम का चार्ज है, ये बॉडी है, इस पे 2 कूलम का चार्ज है। अब इसको मैंने एक वायर की हेल्प से कनेक्ट किया, ऑब्वियस सी बात है इसके पास ज्यादा चार्ज है, तो ये इस वाली बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, चार्ज हो जाएगी ये और चार्ज हो जाएगी। तो बताओ फाइनल चार्ज कितना होगा। तो आपको फार्मूला याद रखना है, अगर ये बॉडी आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल होती है क्लास 12th में, तो सम ऑफ चार्ज क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। मतलब सर क्या, मतलब 4 + 2 दैट इज 6, 4 + 2 दैट इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3। तो मतलब जब ये बॉडी चार्ज हो जाएगी तो इस वाले बॉडी पे भी 3 कूलम का चार्ज आ जाएगा और इस वाले बॉडी के पास भी 3 कूलम का चार्ज आ जाएगा। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन में एटलीस्ट 1 बॉडी मस्ट हैव चार्ज, एक बॉडी तो चार्ज होनी चाहिए तभी दूसरी बॉडी को चार्ज कर पाएगी, और कंडक्शन में बॉडी को हम लोग टच कराते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों बॉडी को जो हमने टच कराया तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं जिससे चार्ज का ट्रांसफर होता है, ये होता है कंडक्शन। इंडक्शन के बारे में हमें थोड़ा कम पढ़ना है, पर चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं इंडक्शन में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। अगर हम चार्जिंग बाई इंडक्शन की बात करें, ओए सुन भैया, बाबू भाई, अगर हम चार्जिंग बाई इंडक्शन की बात करते हैं, वो नहीं जो तुम्हारे घर में होता है, हम इंडक्शन को डिटेल में समझेंगे, वो बहुत ऊपर ऊपर से है, ठीक है भाई। चार्जिंग बाई इंडक्शन से क्या होता है, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये चार्ज है, ठीक है। ये एक बॉडी है, ये चार्ज है, ठीक है सर, ये चार्ज है, मतलब इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये एक दूसरी बॉडी है, ये मान लो न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है। अब इस वाले बॉडी को मैं यहां से उठाऊं, इसको उठाऊं, मैं इसके पास ले जाऊं, ये न्यूट्रल थे। न्यूट्रल होने का मतलब समझते हो, जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। न्यूट्रल बोलने का मतलब ये होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं। भाई अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर है तो न्यूट्रल है। तो ये बॉडी न्यूट्रल थी और इस बॉडी पे नेट चार्ज जो था पॉजिटिव था। अब इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ले गए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, तो इस बॉडी के अंदर जो न्यूट्रल है, इस बॉडी के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज होगी, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज उसको एक तरफ कर देगा। तो होगा क्या एक्चुअली में, होगा ये कि ये न्यूट्रल बॉडी का जितना नेगेटिव चार्ज था ये सब खिसक के इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। आ गए सर, आगे कि नहीं आ गए, बिल्कुल आ गए सर। और पॉजिटिव चार्ज सारे क्या चले गए, इधर की तरफ चले गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, तो चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, हम करा देते हैं इसकी अर्थिंग। क्या करा देते हैं, अर्थिंग। तो जब अर्थिंग करा देते हैं तो अर्थिंग से क्या होता है, जमीन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अर्थिंग में कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज है इसको तो ये इलेक्ट्रॉन्स खा जाते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देते हैं। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज खत्म कर, जितने पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन्स गए, अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब ये जो बॉडी है हमारी, इसको हम लोग साइड में कर देते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, चले गए, तो अब ये बॉडी पे ओवरऑल कैसा चार्ज आ गया, इस बॉडी पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ गया। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। बोलो क्लियर है क्या। तो
एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास में ले जाते हैं और इसमें टच नहीं कराते हैं, याद रखना, इसमें टच नहीं कराते हैं, इसमें इसे थोड़ा सा पास ले जाएंगे, बस इतना पास ले जाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव था, न्यूट्रल थी, नेगेटिव नेगेटिव इस तरफ आ गया, पॉजिटिव इधर चला गया, अर्थिंग करा दिया, अर्थिंग कराने के बाद पोटेंशियल 0 होता है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पॉजिटिव चार्ज को खा जाते हैं, फिर इस बॉडी को हम दूर लेकर चले जाते हैं और इस बॉडी को दूर ले जाते हैं, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q, एक दूसरा चार्ज है Q, और ये दोनों R डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं, मतलब इनके सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो R है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लिया हमारे पास दो चार्जेस, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये भी Q चार्ज है और ये भी Q चार्ज है, इनके सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है R। तो कूलम्ब्स लॉ हमसे ये कहता है कि जो फोर्स होगा वो मल्टीपल होगा Q, इसको Q1 बोल देता हूं और Q2 बोल देता हूं। तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीपल ऑफ Q1 एंड Q2 के, और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दे, इसको इक्वेशन सेकंड बना दे और इन दोनों को कंबाइन करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब मल्टीपल ऑफ चार्ज। तो वही बोलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, कंडीशन क्या है कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, तो इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, मतलब Q1 इंटू Q2 के मल्टीपल, मतलब प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आएगा, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और मेरे भाई एक चीज आप याद रखना कि यहाँ पे जो K आया है, उस K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ पे K आया है, ये जो K है ना इसे बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। K जो है इसको क्या बोलते हैं? K जो है इसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। और मेरे भाई एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अभी यूनिट्स में आपको बता दूंगा, यूनिट्स अभी आप खुद ही निकाल ले जाओगे K की, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इतनी बात याद रखनी है, यूनिट्स में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, K क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट है। और K का जो K को एक और चीज से दिखाते हैं, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। K की वैल्यू क्या होती है? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया सबको? हाँ सर, कूलम्ब्स लॉ क्लियर है। अब कूलम्ब्स लॉ अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। कूलम्ब्स लॉ होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, यहां तक क्लियर है। K क्या है बेटा? ये जो K है ये स्मॉल k है, इसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी यूनिट में अभी आपको बता दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसको? एप्सिलॉन नॉट को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया फोर्स निकालने का। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि ये एक बॉडी है, इस पे 2 कूलम्ब का चार्ज है, ये है इस पे 4 कूलम्ब का चार्ज है। आप बताइए कि अगर ये दोनों 10 मीटर दूर रखी गई हैं तो बताइए इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो आप कैसे बताओगे? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगाओगे। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबको पता है 9 इंटू 10 के पावर 9। Q1 कितना है? 2 कूलम्ब, 4 कूलम्ब। डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। इसका स्क्वायर करना है तो 10 इंटू 10 कर देंगे, यहां से फोर्स निकाल देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये सेंटीमीटर में होता तो याद रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, यूनिट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब 10 डिवाइड बाई 100, ये याद रखना है बस। तो ये थी हमारी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ बातें थी। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन है भाई कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 की वैल्यू दिया गया है, 2 पॉइंट चार्ज है जिसमें है एक Q1, ठीक है, एक Q1 है और एक Q2 है। ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। Q1 की वैल्यू दी गई है 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम
और Q2 जो है इसकी वैल्यू जो है वो दी गई है -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.5 मीटर है, ये मीटर इन एयर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.5 मीटर है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अच्छा ठीक है भाई, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ऑफ द फोर्स। बताओ इनके बीच में कैसा नेचर होगा। तो पहली बात तो देखो, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर -6 का, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है -2 इंटू 10 की पावर -6 का। तो देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी हमेशा। अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बात तो क्लियर है सर कि यहाँ पे फोर्स जो होगी वो अट्रैक्टिव होगी। ऐसा क्यों सर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -6। Q2 कितना है, -2 इंटू 10 की पावर -6, है ना। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे 0.5 से, तो आपका क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना, आर की वैल्यू कितनी, 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 करेंगे, आपकी एफ की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप लोग कर सकते हो, टाइम की कमी है इस वजह से ये आपका होमवर्क है, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे। बोलो आगे बढ़े जी सर। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ कूलम कांस्टेंट की, कि जो हमारी कूलम्स कांस्टेंट है के, इसकी क्या यूनिट्स होती है। आओ देखते हैं भाई। तो हमें पता है सर कि F इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओए सुन मेरे भैया, ओ बाबू बाबू भाई इधर देखो, हम लोग क्या करेंगे, इस R को यहां भेज देंगे। हाँ सर, R को यहां भेजेंगे तो हो जाएगा FR स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2। जी सर, अब मैं आपसे पूछूं K इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो K इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2, ये हो जाएगा के। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। एक बात बता मेरे भाई, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। आर मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में। आर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। देखो मैं तुमसे कह रहा हूं फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर मतलब क्या, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ किस में होता है, यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो डिस्टेंस तो मीटर में ही होगा ना। हाँ सर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर की यूनिट मीटर, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, एक चार्ज थोड़ी है, Q1 इंटू Q2, मतलब यहाँ पे कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर ये तो क्लियर है। तो के की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। के की यूनिट क्या आ गई, के की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं आपको आगे ले चलता हूं और अब समझाता हूं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशन है। पहली बात, हमने कहा दो पॉइंट चार्जेस को अगर r डिस्टेंस दूर रखो तो इनके बीच की जो फोर्स होती है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैंने एक वर्ड बोला पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब समझते हो, पॉइंट चार्ज मतलब ये होता है कि जो चार्जेस हैं बहुत छोटे छोटे हैं, चार्जेस बहुत छोटे छोटे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये होता है पॉइंट चार्ज का। बहुत पॉइंट चार्ज, बहुत छोटे से चार्ज है। तो कूलम्स लॉ कोई बहुत बड़े बड़े चार्जेस पे नहीं लगेगा, कूलम्स लॉ बहुत छोटे चार्जेस पे लगता है। तो ये जो होता है ये वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए। और कूलम्स लॉ के अंदर जो चार्जेस हैं ये मूव नहीं कर रहे हैं भाई, ये चार्जेस रेस्ट पे हैं, कोई मूव नहीं कर रहा है। ये जो चार्जेस हैं ये रेस्ट पे रखे हुए हैं, ये कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं। तो कूलम्स लॉ के कुछ लिमिटेशन है, इसको आप हर जगह नहीं लगा सकते हो। कूलम्स लॉ की लिमिटेशन ये है कि चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, है ना। और चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत छोटी, बहुत कम डिस्टेंस है तो कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। भाई मान लो मेरे पास में ये रिमोट है और ये फोन है, ये रिमोट है और ये फोन है। आप एज्यूम करो कि मेरा ये फोन और मेरा ये रिमोट, ये दोनों पास पास रखे हैं। हमें क्या ये पॉइंट चार्ज है, नहीं है। क्या ये पॉइंट मास है, नहीं है। लेकिन अगर मैं इनकी डिस्टेंस को बहुत बढ़ा दूं, खूब दूर लेकर के चला जाऊं मैं इसको, एक को रख दूं लखनऊ में, एक को रख दूं गोंडा में। लखनऊ और गोंडा के बीच की डिस्टेंस, अगर मान लो मेरी आंखें इतनी मजबूत होंगी तो पहली बात तो दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो एक को यहां रखूं और एक को यहां से 200 मीटर दूर रखूं, तो ये दोनों मुझे पॉइंट तरीके से छोटू सा दिखाई देंगे। तो डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, डिस्टेंस ज्यादा होगी तभी चार्जेस पॉइंट होंगे और तभी कूलम्स लॉ लगेगा। शॉर्ट डिस्टेंस पे कूलम्स लॉ नहीं लगता है, शॉर्ट डिस्टेंस पे कूलम्स लॉ नहीं लगता है। कूलम्स लॉ के लिए डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन पॉइंट या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज ना होने का मतलब
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो इतना छोटा सा चार्ज है प्लस चार्ज, तब तो लगेगा कूलम्स लॉ। लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरी बॉडी है, इस पे पूरा चार्ज फैला हुआ है, खूब बड़ा चार्ज, खूब बड़ा चार्ज, तो इस पे कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो होता है ये पॉइंट्स चार्ज पे ही एप्लीकेबल होता है, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। लेट सपोज हमारी कोई एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे एक चार्ज है, इसको मैंने बोला Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसको मैंने बोला Q2, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखी हुई है, और Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला है R1, और मैंने कुछ इस तरीके से इसको दिखा रखा है। आप मेरी बात को समझो, अगर दो चार्जेस हैं, एक को मैंने बोल दिया Q1 और एक को मैंने बोल दिया Q2, अगर मैं कह रहा हूं दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक को मैंने बोला Q1, एक को बोला Q2, तो Q1 Q2 पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हाँ सर बिल्कुल लगाएगा, यानी सेकेंड चार्ज पर Q1 फोर्स लगाएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? देखो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो इस सेकेंड वाले चार्ज पे Q1 एक फोर्स लगाएगा, कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो सेकेंड वाले चार्ज पे फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज इज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है, ये इधर की तरफ लगेगा। ऐसे Q1 पर सेकेंड वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे F12, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अच्छा बताओ, ये वाला इधर की तरफ लग रहा है फोर्स, ये वाला इधर की तरफ लग रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि F12 इज इक्वल टू F21, ये दोनों, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, पर अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शन की, तो एक इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है, और डायरेक्शन अगर हमें अलग शो करना होता है वेक्टर की कहानी में, तो हम एक माइनस का साइन लगा देते हैं। ये बता रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना। अगर तुम F21 पूछोगे तो K-Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर F12 पूछोगे तो K-Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बट हमने क्या कहा? हमने कहा कि इनकी डायरेक्शन अलग है, इस वजह से मैंने एक माइनस साइन का यूज कर लिया, मतलब डायरेक्शन में अलग अलग है, मैग्नीट्यूड इनका बराबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि F12 कितना होगा, आप मुझे बताओ, तो क्या ये होगा K-Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर? हाँ सर बिल्कुल यही होगा, K-Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, कोई भी वेक्टर जो होता है उसमें आपने बचपन से पढ़ा, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक तो उसका डायरेक्शन, जिसको हम लोग ए कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहां से मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए कैप कितना होगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर होती है तो उसमें दो चीज होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है। तो यहाँ पे ये जो आर वेक्टर है, इसको मैंने बोल दिया यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हमने जो आर वेक्टर है, इसी को मैंने वेक्टर मान लिया, यूनिट वेक्टर मान लिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ, अगर ये हमारा एक फोर्स है, तो इसके यूनिट वेक्टर को मैंने आर कैप बोल दिया, तो आर कैप बराबर क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा आर कैप बराबर हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये हो जाएगा भाई। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सिंपल। आर यानी आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं K-Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर इंटू आर मिलके क्या हो जाएंगे? आर क्यूब हो जाएंगे, तो K-Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। इसे ही बोलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको फोर्स 1-2 बोलो या सिंपली फोर्स बोल लो, चलेगा। तो ये होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको सिंपली जो चीज लर्न करके रखनी है, एक फॉर्मूला लर्न करके रखना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का, K-Q1 Q2 बाई आर क्यूब, और यहां पे लगा देना है एक आर वेक्टर, दैट्स इट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये चीज लर्न होनी चाहिए बस। आगे बढ़े? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, ठीक है? उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। जैसे हमने पढ़ लिया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अब मैं आपको बताता हूं क्या हमें पढ़ना है। देखो ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा मान लो दो फोर्सेस हैं, दो चार्जेस हैं, अगर ये दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे होते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ, अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो मुझे बताओ कूलम्बिक फोर्स कितनी होगी, कूलम्स फोर्स कितनी होगी? तो आप कहते हो सर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ K-Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा हूं, मैं केवल इस फोर्स की वैल्यू पूछा हूं। यही बताते हो ना? हाँ सर ये बताते हैं।
लेकिन ये कब होता है? जब ये दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे हों। कहाँ रखे हो बेटा? एयर या वैक्यूम में रखे हो, तब आप ऐसी बातें बोलते हो। अब मान लो मैं एक काम करूं, मैं इन दोनों चार्जेस को ले जाऊं, किसी एक ऐसे मीडियम में रखूं, किसी एक ऐसे मीडियम में रखूं जिसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? मतलब यही दो चार्ज लेकर के गया, मैं किसी मीडियम में रखा, ये मीडियम दही हो सकता है, घी हो सकता है, मतलब कोई एक ऐसा मीडियम है जिसमें दो चार्जेस को मैंने रखा, तो हर मीडियम की अपनी के होती है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है। याद रखना, जो आपने पढ़ा है अभी तक वो कूलम्स कांस्टेंट है, स्मॉल के है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल के से दिखाते हैं। दोनों में फर्क समझते हुए चलो, तो हर मीडियम की अपनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, ठीक है। वो जो हम लोग पढ़ते हैं के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। पर मान लो कोई मीडियम है जिसमें कैपिटल के की वैल्यू यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो क्या, मेरा सवाल है आपसे, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं टाइम स्टैम्प के साथ कि क्या फोर्स इतनी होगी जो एयर या वैक्यूम में होता है, या जब किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में जाएंगे तो फोर्स घट जाएगी या बढ़ जाएगी? आप बताओ। तो अगर इस टाइम पे आपको फोर्स निकालना है तो इस फोर्स को मैं एफ नहीं बोलूंगा, इसको एफ डैश बोलूंगा। वो हो जाएगी एफ डिवाइडेड बाई के। मतलब जो नई वाली फोर्स होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तब हमें नई वाली फोर्स मिलेगी। मतलब जो फोर्स होगा, जो फोर्स एयर या वैक्यूम में थी, उसको डिवाइड कर देंगे के से, तब जाकर के हमें नई वाली फोर्स मिलेगी। तो अगर मैं इस चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में ले जाता हूं जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और मुझे नई वाली फोर्स बतानी है, तो जो एयर या वैक्यूम में फोर्स है दैट इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, उसको डिवाइड कर देंगे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जो कि मीडियम का गिवन हो गया, तब हमें नई वाली फोर्स मिल पाएगी। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? ऐसे एक सवाल पूछा गया है सीबीएसई 2020 में, और एक सवाल नहीं, न जाने कितने सवाल इस टॉपिक से आए हुए हैं। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस आर इन वैक्यूम। यहाँ पे वैक्यूम बोला तो वैक्यूम वगैरह में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन वही अगर एक प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज को एक ऐसे मीडियम में ले जाएं जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के है, तो नया वाला फोर्स कितना होगा हमको पता है, हो जाएगा ये एफ डिवाइडेड बाई के। अभी हमने पढ़ा, सिंपली फार्मूले से क्वेश्चन आ गया, एफ डिवाइडेड बाई के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, एक चार्ज के आसपास का ऐसा एरिया, एक चार्ज के आसपास का ऐसा एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो उस पर एक फोर्स लगे, है ना, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब क्या होता है? एक दायरा, एक चार्ज के आसपास का दायरा जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी चार्ज के आसपास के दायरे को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, प्लस क्यू चार्ज की बात करूं, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार होती है, हमेशा आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा बाहर की तरफ होती है। इसके चारों तरफ एक फील्ड है, इस फील्ड को हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इसके इस क्षेत्र में, इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आया, लेट सपोज क्यू नॉट चार्ज आया, कोई भी चार्ज आया, तो ये जो चार्ज है ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको दूर भगा देगा, रिपल कराएगा। लेकिन अगर एक माइनस क्यू का चार्ज आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी फोर्स दोनों तरफ लगेगी। यानी जब भी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक चार्ज के आसपास का वो दायरा जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको समझना है। मान लो कि ये हमारा एक चार्ज है जिसको मैंने बोला प्लस क्यू चार्ज, तो एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होती है। किधर की तरफ होती है? बाहर की तरफ होती है। अब मान लो कि यहां पे हमने कोई एक टेस्ट चार्ज लेकर के जिसको बोला क्यू नॉट चार्ज। क्यू नॉट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में टेस्ट चार्ज। मान लो मुझे पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस चार्ज के ऊपर, उसको मैं टेस्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए जो हमने चार्ज लेकर के आया वो क्यू नॉट लेकर के आया, टेस्ट चार्ज लेकर के आया। बाई कन्वेंशन ऐसा माना जाता है कि जो टेस्ट चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है ना, तो हमने कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आया है। और ये जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत ही छोटा है, इनफाइनेटिजिमल स्मॉल है। इनफाइनेटिजिमल स्मॉल मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा चार्ज है। इनफाइनेटिजिमल स्मॉल चार्ज जो है वो हम लेकर के आए हैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, और हम चाहते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना।
हम चाहते हैं कि बताओ भाई इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उसको जानने के लिए हमने बाहर से कोई एक टेस्ट चार्ज लेकर के आए जिसको हमने बोला है क्यू नॉट। तो कैसे पता करेंगे? ये चार्ज जो है इनफाइनेटिज्मली स्मॉल है। तो मैथमेटिकली आपको एक चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप पता करना चाहते हो तो जो फोर्स लग रही है इन दोनों चार्जेस के बीच की, उसको डिवाइड कर दो क्यू नॉट से। ये बात हर बच्चा लर्न करके रखेगा कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होती है, इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि अगर आपको कभी भी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है किसी भी पॉइंट पे, तो जो फोर्स लग रही है उसको क्यू नॉट से टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा। तो मान लो इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो क्या करेंगे? पहले तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो पता करेंगे। इनके बीच की मान लो डिस्टेंस है आर, एक है क्यू, एक है क्यू नॉट। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स हो जाएगी के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये हो गई फोर्स। ठीक है, अब इसको डिवाइड किससे कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से। ये फोर्स हो गई और फोर्स को हमने डिवाइड कर दिया क्यू नॉट से। फोर्स कितनी होगी? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखो आप, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। नोट माय डियर फ्रेंड, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। अच्छा, मान लो मैं आपसे पूछूं कि यहां पे है क्यू चार्ज, और क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पे कितनी होगी, तो बिना कुछ सोचे तुम बता देना के क्यू, के स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? इसको आपने नोट डाउन कर लिया। तो मुद्दे की बात जो आपको याद रखनी है, मुद्दे की बात जो आपको याद रखनी है वो सिर्फ ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं बोलूं तो ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट बताओ क्या होगी, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स की यूनिट क्या होती है माय डियर फ्रेंड? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सबको लर्न करके रखना है, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ होगी, इनवर्ट्स होगी, इनवर्ट्स होगी, इनवर्ट्स होगी। ये बात याद रखना। देखो एरो बता रहा है कि अंदर की तरफ है। एक माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो पी पॉइंट पे, तो ये हो जाएगी माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे प्लस क्यू होता तो प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर होता। ठीक है, आपको सिंपली ये बात लर्न करके रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो हमारे पास में यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किसी भी पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आपको याद रखना है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस क्यू होता और मैं तुमसे पूछता इस पी डिस्टेंस पे चार्ज बताओ, कोई भी चार्ज हो उससे फर्क नहीं पड़ता है भाई। मान लिया मैं क्यू नॉट बोलता हूं तो ये तो कट ही जाना है ना। मान लो आप मेथड से चलो, तो मेथड से चलोगे तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। फोर्स कितना होगा? ये हो जाएगा के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट तो कट ही जाना है। तो ओवरऑल आपको ये बात याद रखनी है कि प्लस क्यू चार्ज होगा तो सिंपली हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे फोर्स किस तरीके से लगता है। तो मान लो हमारी ये एक किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट सपोज यहाँ पे कोई चार्ज था प्लस क्यू, जिसकी वजह से इस प्रकार कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर इसमें कोई प्लस क्यू चार्ज आएगा, कोई प्लस क्यू चार्ज आया, ठीक है, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस क्यू चार्ज आया, तो ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। तो अगर ये दोनों प्लस हैं तो प्लस प्लस चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगी किधर की तरफ लगेगी? इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी। अच्छा, अगर मान लिया ये प्लस क्यू चार्ज होता, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहां से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार होगी।
अब यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज आता, कोई एक माइनस क्यू चार्ज आता, तो बताइए किस तरफ फोर्स लगती? तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो पक्का इसमें जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। ठीक है, इस तरफ लगेगी क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, एक प्लस एक माइनस है तो इस तरफ लगेगी। तो कल को मैं आपसे अगर ऐसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें मैंने प्लस क्यू चार्ज को रखा, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पक्का यहाँ पे कौन सा चार्ज रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। अब यहाँ पे मैं कोई माइनस क्यू चार्ज रखूंगा, कोई भी माइनस क्यू चार्ज रखूंगा तो क्या होगा? इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कितना होगा? ये फोर्स होगा QE, ठीक है, और ये माइनस में होगा। ऐसा क्यों सर? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी F डिवाइडेड बाई Q। अभी हमने पढ़ा है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अच्छा, यहाँ पे Q कैसा है? नेगेटिव है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस QE। होगा कि नहीं होगा? माइनस क्या बता रहा है कि इस तरफ लगेगा फोर्स, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? माइनस QE का फोर्स लगता है। अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती और यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज को रखता, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा प्लस QE का। तो ये बातें आपको याद रखनी है, कैसा फोर्स लगेगा? प्लस QE का फोर्स लगेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो माइनस QE का फोर्स लगेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अभी आपने देखा कि एक प्लस क्यू चार्ज अगर है तो अपने से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो, ये जो कहना चाहते हैं मैं इसको समझाता हूं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको मैं बहुत आसानी तरीके से समझा सकता हूं। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला 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 निकला, किधर चला जाएगा? नेगेटिव चार्ज के पास चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? अंदर की तरफ होती है, इनवर्ट्स होती है। देखो, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? इधर की तरफ होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, और हम ऐसा मानते हैं कि कहीं ये जाकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज लाइंस रेडिएट आउटवर्ड, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाती है कि मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में गई फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है भाई, हाँ ऐसा कहा जाता है, बिकॉज द फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर ये ऐसा करती हैं तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इफ दे क्रॉस it would mean two direction at one point, that is impossible. Tangent drawn to the electric field gives the direction of electric field. मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें डायरेक्शन पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो टेंजेंट होगा ये हमें देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी बात हमको याद रखनी है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, तो निकलना तो चाहेंगी, इधर से भी निकलना चाहेंगी इधर, और ये वाले चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलना चाहेंगी इधर, पर ये क्योंकि दोनों में रिपल्सन होता है तो कुछ इस तरीके से मुड़ जाती हैं, ये इसका इधर इसका इधर, दोनों में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हुआ कि कुछ इस तरीके से मुड़ गई। तो देखो कुछ इस तरीके से बेंड कर गई है। क्या कर गई है? बेंड कर गई है। तो दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायग्राम आपको लर्न करके रखना है। बिटवीन द टू चार्जेस द लाइंस बेंड आउटवर्ड, ये कुछ इस तरीके, इधर से भी इधर आया होगा आउटवर्ड, इधर से भी आउटवर्ड, अब ये बेंड कर गई आउटवर्ड, बल्ज साइड वाइज, दिस शोज रिपल्सन। ये किसको दिखा रहा है? रिपल्सन को दिखा रहा है। और मिडिल रीजन में जो है, ये जो दोनों के बीच का रीजन है, इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल रीजन। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच के स्पेस को बोलेंगे मिडिल रीजन। तो इन द मिडिल रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बोथ चार्ज कैंसिल ईच अदर क्रिएटिंग ए न्यूट्रल पॉइंट। देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो इस वजह से इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट।
क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। ये बात आपको लर्न करके रखनी है। ओवरऑल द पैटर्न शोज सिमेट्रिकल रिपल्सन एंड लेटरल एक्सपेंशन। लेटरल एक्सपेंशन क्लियर है क्या? हाँ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर ये कोई कंडक्टर है तो याद रखना कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी जा नहीं सकती। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो कंडक्टर के अंदर ऐसे जा ही नहीं सकती। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। अगर हमें कभी दिखाना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यहां तक ले जाएंगे, इसके बाद ऐसे नहीं ले जाना है। नहीं नहीं नहीं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, फिर हम इसको ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, इसके पीछे की बहुत कहानियां हैं, डिटेल क्लास में हम पढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं। फिलहाल इतना याद रखना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां तक ले जाते हैं, फिर इसको हम बाहर की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, कैसे दिखाते हैं सर? एक बार बता दीजिए। तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि क्या कहना चाहता हूं मैं, कि मान लो कोई कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो यहां तक जाएंगी और यहां से ऐसे बाहर निकलेंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो हमेशा जीरो होगा, ये बात याद रखनी है। अच्छा, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इनके बीच के स्पेस देखो बराबर है, स्पेस बराबर है, स्पेस बराबर है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की स्पेस क्या है? बराबर है। पैरेलल और इक्वल स्पेस कभी हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में तो आप समझ जाना कि ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो, कभी ऐसा हो, कभी ऐसा हो, कभी ऐसा हो, यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बहुत पास पास है, बहुत पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत पास पास होती हैं तो वहां पे होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत पास पास होती है, बहुत पास पास होती है, जैसे इस ए पॉइंट पे, इतने से रीजन में अगर बात करूं, इस ए पॉइंट में इतने से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत पास पास होती है तो हम लोग कहते हैं क्लोज फील्ड लाइन, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। दूर दूर है, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ है, तो इस रीजन में तुमसे पूछूं कि बताओ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है? तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक है क्योंकि दूर दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर दूर है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम पैरेलल है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। भाई एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो क्या होता है? दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज, मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड Q है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? Q होना चाहिए। इनको बहुत ही छोटे से डिस्टेंस पे रखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे रखते हैं। अब क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना है तो इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर रख रहा हूं, पर एक्चुअल में जो डाइपोल होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत शॉर्ट होती है। और बाई कन्वेंशन इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं 2D। क्या बोलते हैं? 2D इस डिस्टेंस को बोलते हैं। बहुत लोग 2L बोलते हैं, जो बोलना है बोल दो, है ना। आप चाहो तो इसको L भी बोल सकते हो, 2L बोल दिया हमने, जो मानना है मान लो, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है कि जब कभी भी मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन करना होता है तो इसमें क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या कंडीशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की? कंडीशन क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल होने की? तो पहली चीज, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हो, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज होने चाहिए, मैग्नीट्यूड चार्ज, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। इस शॉर्ट डिस्टेंस को फिजिक्स में हम लोग 2L बोलते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज है कि साइन इनका अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर एक प्लस Q है तो दूसरा एक माइनस Q होना चाहिए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इसकी 3 कंडीशन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम of two equal and opposite charges plus Q and minus Q separated by a small distance 2a। यहाँ पे उन्होंने 2a बोल दिया है, आप जो मन करे बोल दो, मैंने इसको 2L बोल दिया, चलो 2L बोल दिया।
अब आपको क्या समझना है कि जैसे मान लिया मैंने इसको कह दिया कि भाई ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो यहाँ पे एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग P से दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये जो P बनाया मैंने, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और एक टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी एक चार्ज को पकड़ो, इधर चार्ज लो, इधर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके बीच के डिस्टेंस से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इधर चार्ज लो, कोई भी चार्ज लो, लेट सपोज मैं लेता हूं Q वाले चार्ज को, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12। तो Q इंटू 12 जो होगा, ये क्या बताएगा? डाइपोल मोमेंट को। बोलो क्लियर है क्या? तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी एक चार्ज को पकड़ेंगे सर, किसी भी एक चार्ज को पकड़ेंगे सर, हाँ सर पकड़ लिया, जैसे तुमको कोई पकड़ता है बेटा सपनों में, Q इंटू 12 कर देंगे, इनके बीच के डिस्टेंस कर देंगे, ये बताएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बताएगा बेटा? ये बताएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, इतनी बातें क्लियर हैं। याद रखना, ये जो डाइपोल है इसके कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, बाई कन्वेंशन ऐसा मानते हैं, -Q से +Q चार्ज, -Q टू माइनस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज जो होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमको पढ़ना है। देखो क्लास 12 के अंदर 3 पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। वैसे क्लास 12 के अंदर 2 ही पढ़ना है, माफ करना, 2 ही पॉइंट पे पढ़ना है, एक एक्सियल पोजीशन पे और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो सबसे पहले जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे एट एक्सियल पोजीशन पढ़ेंगे, कि अगर एक डाइपोल के एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, एक्सियल पोजीशन पे देखेंगे। कौन से पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन। जी मास्टर साहब जी। तो मान लो हमारे पास एक -Q है भाई डाइपोल, और एक +Q चार्ज। पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। हमारे क्लास 12 के सिलेबस में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से 2 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पढ़नी है। कहां कहां पढ़नी है सर? एक तो पढ़नी है एक्सियल पोजीशन पे, कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक हमको ये पढ़ना है। दूसरा कहां पढ़ना है? दूसरा हमको पढ़ना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अगर हम 2 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले एक डाइपोल की वजह से, आप कहोगे एक्सियल पोजीशन क्या होती है? जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये एक हमारा डाइपोल है, ये है इसका -Q चार्ज, ये है इसका +Q चार्ज, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं 2a बोल देता हूं। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मैं इसकी एक्सिस पे पूछूं कहीं, इसकी एक्सिस पे कि बताओ इस पॉइंट पे, इस किसी भी एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे पूछूंगा, तो ये होती है एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहो तो बहुत बच्चे सीधा लर्न करके रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन इज -2 kp/r, बट इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है। तो मैं एक काम किया हूं, मैंने डेरिवेशन को ऑलरेडी लिख रखा है। लिख क्यों रखा है सर, हाथ से क्यों नहीं किया भाई? इसलिए क्योंकि जब लिखता हूं ना, लिखते टाइम डेरिवेशन को आप समझ नहीं सकते हो। जैसे मान लीजिए टीचर लिख रहा है और आप समझ रहे हो तो नहीं समझ पाओगे। लिखी हुई डेरिवेशन को समझना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो बहुत आराम से समझेंगे, मजा आएगा, तुम्हें पूरी डेरिवेशन लर्न करा दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पोजीशन कितनी होती है? -2 kp/r3। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब सर, जैसे मान लो ये हमारा एक डाइपोल है, ठीक है, -Q +Q, इनके बीच का डिस्टेंस 2a, ये इसका मिड पॉइंट, यहां से कहीं कुछ डिस्टेंस ऊपर जाऊं, इस पॉइंट पे पूछूं, तो इस पॉइंट पे इसके लिए क्या होगा? ये पोजीशन जो है इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है। और अगेन बहुत बच्चे लर्न करके रखते हैं कि E इक्वेटोरियल होती है kp/r3। लेकिन बेटा इसको अगेन लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको भी बहुत बढ़िया तरीके से इसको याद करवा दूंगा।
डेरिवेशन को हमें सीखना है। चलिए डेरिवेशन को समझते हैं। तो पहले तो डरना नहीं है। देखो भाई, ये हमारे पास एक डाइपोल था सर, डाइपोल था, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड के, डिस्टेंस इनके बीच की 2a है। इसके एक्सिस पे हम पूछ रहे हैं पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें पता है -2kp/r³। आइए इसको डेरिवेशन देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो kq/r²। और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है बताओ, इस प्लस क्यू चार्ज का पी पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है, मिड पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है r, तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये मुझे लगता है हो जाएगी r+a। भाई इतना r है, डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस मैंने r लिया है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी होगी, r+a। एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस होगी बेटा, ये होगी r+a। हाँ सर, ये तो r+a होगी, बिल्कुल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पी पॉइंट पे इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी kq/r+a का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस r थोड़ी है, यहाँ पे डिस्टेंस r+ है। एग्जैक्टली ऐसे में पूछो माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, तो मिड पॉइंट से p तक के डिस्टेंस को मैंने r बोला है। और अगर मैं बोल रहा हूं कि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस जो होती है प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज की वो 2a होती है, तो ये डिस्टेंस a होगी और ये भी डिस्टेंस a होगी, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस जो ये 2a है तो ये इतना a है। अब मिड पॉइंट से p तक की डिस्टेंस r है, तो माइनस क्यू की वजह से p पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, इतना r है और ये a है, ये हो जाएगा r-a। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से p पॉइंट पर डिस्टेंस r- है, तो क्या हो जाएगा -kq/r-a²। अब इस P पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ना तो चाहेंगे पर हो जाएगा माइनस, है ना, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। जोड़ना चाहूंगा मैं, नेट निकालना है ना, पर हो जाएगा माइनस। तो kq/r+a² प्लस माइनस kq/r-a²। यहाँ पे हमने kq को बाहर ले लिया, ये हो जाएगा 1/r+a का होल स्क्वायर -1/r-a²। यहां से तो सिंपल मैथ्स है यार, बहुत ही आसान मैथ्स है। क्या सर, एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, kq को हमने बाहर कर लिया, ये मैथ्स बेसिक मैथ लगा के r+a² r-a का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं r² - a² का होल स्क्वायर, r² - a² का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये यहां चला जाएगा तो r-a का स्क्वायर, ये यहां चला जाएगा तो -r+a का होल स्क्वायर। अब ये a - b का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो गया। इसको जब आप खोलोगे सॉल्व करोगे, मैं सिंपली बोल दे रहा हूं, तो r² और a का स्क्वायर कट जाएगा, कुल मिलाकर बचेगा क्या, यहां पे जो बचेगा वो बचेगा -4ar। कैसे सर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आप खोल के चाहे लिख लो, अपने कॉपी में देख लो, आपके पास जो आएगी चीज ना, फाइनल चीज आएगी ऊपर सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद 12th क्लास में ये चीजें लर्न होनी चाहिए कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो आएगा -4ar और डिवाइड बाई r² - a² का होल स्क्वायर। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं -2 को 4 लिखा है ना, इसमें से -2 को मैं बाहर ले आऊं तो -2kq, और यहां पे आप मुझे बताओ एक चीज कि अगर मैं -2 को बाहर ले आऊं, अगर मैं -2 को बाहर ले आऊं तो q × 2a कितना हो जाएगा, ये q यहाँ पे 2a बचेगा, तो q × 2a क्या होता है, p ही तो होता है। तो मैं यहां से -2 को बाहर ले आया और k हो गया q × 2a अपान r r² - a² का होल स्क्वायर। q × 2a को मैंने p बोल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई -2kpr अपान r² - a² का होल स्क्वायर। देखो ये है फॉर लॉन्ग डाइपोल, थोड़ा सा भद्दा सा इक्वेशन लग रहा है पर इसको लर्न करके रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड इट्स एक्सियल पोजीशन इज -2kpr अपान r² - a² का होल स्क्वायर। ये है लॉन्ग डाइपोल के लिए, ये डाइपोल के लिए। पर हमारे सिलेबस में ना ये तो आता ही है, कई बार हमसे पूछ लेते हैं शॉर्ट डाइपोल की वजह से, जो कि ज्यादातर पूछा जाता है कि शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। शॉर्ट डाइपोल मतलब कि जो डिस्टेंस है ना -q और +q के बीच की, ये बहुत कम है, यानी a की जो वैल्यू है ना बहुत छोटी है, बहुत कम है, a इज मच स्मॉलर देन r। तो उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, a को इग्नोर कर देते हैं, a को हम 0 मान लेते हैं, a इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू हम 0 कर दें, a को 0 मान ले, तो क्या हो जाएगा -2kpr, r² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r⁴ हो जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी -2kp अपान
आर क्यूब। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने ये सारी चीजें निकाल लिया, -2kp अपन आर क्यूब। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल है, ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब जरा आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारा एक डाइपोल है, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, यहां से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये जो पोजीशन है इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। ये डिस्टेंस a है तो ये भी a होगी, ये a है ये r है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हो जाएगा √r² प्लस a²। इतना पता है ना सबको। अगर मैं आपसे कहूं प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, तो मुझे लगता है ऐसे होगी। हाँ सर। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये इस तरफ होगी। अच्छा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वेक्टर के अकॉर्डिंग ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में आएगी, यहाँ कहीं यहाँ पे आएगी, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो भाई पक्की बात है कि ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्लस क्यू का दो कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू का कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा। ऐसे ही माइनस क्यू का एक कंपोनेंट इधर जाएगा तो हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इधर आ गया एक ई प्लस क्यू कॉस थीटा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा ई साइन थीटा। और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा इस वाले चार्ज का वो हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये वाले तो कट जाएंगे, प्लस क्यू साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा कट जाएगा। और इस एक्सिस पे जो आ रहे हैं, जो हमने नेट निकाला है, ये कितना है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में निकलनी है तो यही देंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे तो कट गया, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि ऊपर प्लस ई प्लस साइन थीटा, नीचे ई माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा, दोनों कट गए। जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ई का एक तरफ ई कॉस थीटा, इधर ई साइन थीटा, ई माइनस क्यू का है ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इधर ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा ई प्लस क्यू साइन थीटा कट गया, बचा क्या, ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ध्यान से देखो मेरे भाई, अब हमें नेट इक्वेटोरियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या किया, प्लस क्यू कॉस थीटा को और माइनस क्यू कॉस थीटा को जोड़ दिया। अब बच्चों के मन में सवाल आता है, सर आपने जोड़ कैसे दिया, एक तो प्लस क्यू कॉस थीटा एक तो माइनस क्यू कॉस थीटा। तो मैंने कहा जब वेक्टर में आपने डायरेक्शन को ले लिया कि भाई माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इधर होगी, माइनस साइन हमको डायरेक्शन बताता है। अब डायरेक्शन तो हमने काउंट कर लिया है ना, तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रूल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा को जोड़ दिया। अच्छा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू तो हटा ही दो आप, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगी ना, डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू को मैं कह रहा हूं इग्नोर कर दो। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, 2e cos थीटा, बिल्कुल। e कितना हो जाएगा, के क्यू अपान इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी √r² प्लस a² का होल स्क्वायर, बिल्कुल, डॉट कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस कितना है a, हाइपोटेनियस कितना है √r² का प्लस √r² प्लस a², तो हो जाएगा 2kq √r² का होल स्क्वायर √r² प्लस a² का होल स्क्वायर डॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, a अपान √r² प्लस a², ये लिख दिया। अब एक बात बताओ, यहां पे √r² प्लस a² का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r² प्लस a², कॉस थीटा हो गया a अपान √r² प्लस a², ये है 1 और अंडर मतलब पावर हाफ, तो कितना हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, k q इंटू 2a r² प्लस a², ये तो मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 3/2, चार्ज कितना आ जाएगा 3/2, q इंटू 2a को मैं क्या बोल सकता हूँ, p बोल सकता हूँ, तो e इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा। पहली बात तो आया तो हमारा यही, ये स्टैंडर्ड केस है ना, लेकिन हमारे सिलेबस में शॉर्ट डाइपोल पूछा जाता है, जहां पे a को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम a को इग्नोर कर दें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितनी हो जाएगी। अगर हमने a को इग्नोर कर दिया तो kp अपान r² हो जाएगा, के पावर 3/2, इस 2 और 2 कट जाएगा तो kp बाई r³ आ गया। भाई r² कंसेप्ट हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। आइए समझते हैं कि एरिया वेक्टर क्या कहता है। एरिया वेक्टर का कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि किसी क्लोज बॉडी के लिए जो हमारा एरिया वेक्टर होता है, देखो एरिया वैसे तो स्केलर होता है,
लेकिन कुछ वेक्टर होते हैं जो पैदाइशी वेक्टर होते हैं, मतलब जन्म से वेक्टर होते हैं, जैसे कि फोर्स वगैरह, और कुछ वेक्टर होते हैं जिनको हम लोग मान देते हैं उनको डायरेक्शन दे करके। ठीक वैसा ही वेक्टर है एरिया वेक्टर, है ना। तो इसको हमने डायरेक्शन दे करके वेक्टर बना दिया जिसको बोला गया एरिया वेक्टर। और ये जो एरिया वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, लेकिन किसके लिए? क्लोज बॉडी के लिए। अगर हमारे पास कोई क्लोज बॉडी है तो उसके लिए जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। क्या कहना चाहते हैं आप सर? जैसे मान लो हमारे पास में ये कोई एक क्यूब है, अगर ये कोई एक क्यूब है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें एरिया वेक्टर कौन कौन होंगे, तो भाई देखो यहां से ये एरिया वेक्टर होगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो होगा ना, जितनी भी परपेंडिकुलर सरफेसेस होंगी वो एरिया वेक्टर होंगी, है ना। अगर मैं सच बताऊं तो इस क्यूब के अंदर 6 एरिया वेक्टर होंगे। कितने एरिया वेक्टर होंगे? 6 एरिया वेक्टर होंगे। या मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं एरिया वेक्टर को समझाने के लिए। मान लो हमारे पास कोई एक क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, हाँ सर क्लोज्ड बॉडी है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, तो ये होगा नॉर्मली आउटवर्ड, डी ए बोल देता हूं एरिया वेक्टर को। यहां पे पूछूं नॉर्मली आउटवर्ड या परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहां पे पूछूं तो मतलब क्लोज बॉडी के लिए या 3D ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। लेकिन मान लो आप कोई 2D ऑब्जेक्ट है वो क्लोज नहीं है, जैसे कि थिन सीट, प्लेन सीट। अब इसमें मुझे अगर एरिया वेक्टर लेना है तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। या मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है, और अगर मुझे यहां पे एरिया वेक्टर लेना है तो एरिया वेक्टर हमें वो होना चाहिए, हमारा एरिया वेक्टर हमारा वो होना चाहिए, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट एंगल बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एरिया वेक्टर वो होगा जो शॉर्टेस्ट एंगल बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जैसे अगर मैं इसको यहां पे एरिया वेक्टर लेता हूं, इसको एरिया वेक्टर लेता हूं तो यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा। लेकिन अगर मैं इधर की तरफ एरिया वेक्टर लूं, इस तरफ एरिया वेक्टर लूं, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट एंगल बनाएगा। तो हमें शॉर्टेस्ट एंगल जो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, वही हमारा थीटा होगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट एंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा? एरिया वेक्टर। और इसको थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो क्लोज बॉडी के लिए आपको याद रखना है परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस के परपेंडिकुलरली पास कर रही है। जैसे मैं इसको एक सरफेस एज्यूम करूं तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर जा रही है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। क्या होता है? ई डॉट ए। अच्छा अगर मैं डॉट को हटाऊं तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो ए हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली निकल रही है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। परपेंडिकुलरली, अब परपेंडिकुलरली निकलेंगी तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा भाई? जैसे मान लो ये हमारी एक प्लेन सीट है, ये हमारी एक प्लेन सीट है, और यहां पे मान लेते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर नहीं जा रही है। वैसे तो होता है कि परपेंडिकुलरली जा रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली जा रही है, पर मान लो परपेंडिकुलर नहीं जा रही है तो एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भाई इस एरिया वेक्टर के साथ कुछ थीटा एंगल बना रही है, पर हमने तो पढ़ा है कि इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर जाना चाहिए, मतलब ये सीट एज्यूम करो तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जानी चाहिए, पर यहाँ पे तो थीटा एंगल बना रही है। तो परपेंडिकुलर लाने के लिए क्या करेंगे? तो परपेंडिकुलर लाने के लिए क्या करेंगे? इसका कंपोनेंट ले लेंगे। तो कंपोनेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट ए। तो अब क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। कुल मिलाकर हमें परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखना होता है। अब आप इसको थोड़ा सा 3D चीजें हैं तो समझनी पड़ेंगी आपको। जैसे मान लो ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम इसको परपेंडिकुलर कराएंगे इस सरफेस के। परपेंडिकुलर कराने का मतलब इसको इसका थीटा एक कंपोनेंट ले लेंगे तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली इस सरफेस की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बताता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। ये कॉस थीटा हो गया। बोलो क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी तो क्या बताओगे? आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होती है? होती है न्यूटन अपॉन कूलम। हाँ न्यूटन अपॉन कूलम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर।
ये हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ हमको ये बताता है कि मान लो एक कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कितना चार्ज है, लेट सपोज जो भी चार्ज है क्यू इनक्लोज होगा। ये एक सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, तो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो अगर ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कुछ क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो चार्ज निकालेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा वो कितना होगा। एक क्लोज बॉडी है, मान लो उसके अंदर कुछ चार्ज है, उसको मैंने क्यू बोला, तो इस क्लोज बॉडी की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसको बताया था गॉस ने। इसको बोला गया गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। इन्होंने कहा कि अगर आप निकालना चाहते हो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हो जाएगा Q इनक्लोज्ड इनटू 1/ε0, मतलब जो भी चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 से, तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, फाई टोटल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो हो जाएगा Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई ε0। बोलो याद रहेगा क्या? हाँ सर, ये चीज याद रहेगी। तो ये होता था गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। ठीक है, कितना चार्ज है अंदर उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 से, या मैं यूं बोल दूं phi t इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। गॉस लॉ में एक बात याद रखना, ये आया कैसे मैं आपको समझाऊंगा, Q अपॉन ε0 कैसे है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम एक सरफेस अज्यूम करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं dA, और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं dA 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 dA। तो कुल मिलाकर आपको अभी जो चीज याद रखनी है, अभी मैं इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, कि अगर आपसे कोई पूछे गॉस लॉ क्या होता है, तो आप कहोगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब ये क्या होता है, dA 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 का पूरे का क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है Q/ε0। तो आपसे अगर कोई पूछे टोटल फ्लक्स कितना होगा एक क्लोज सरफेस की वजह से, तो बोलोगे द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q/ε0। अभी मैंने क्या लिखा आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, पर गॉस लॉ में एक चीज याद रखनी है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q/ε0। क्यों क्या है, जो चार्ज उस बॉडी के अंदर है, क्लोज बॉडी के अंदर। आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। ये हमारे पास स्फीयर था, लेट सपोज इसके पास Q चार्ज है, इसका डिस्टेंस R है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अब ये हमारा एरिया वेक्टर है ds, एरिया वेक्टर को इस बार मैंने ds बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही है और एरिया वेक्टर भी हमारा इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो ई ds cos 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा ई ds, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ds, बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लूं तो किसका इंटीग्रेशन होगा, ds का। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ/r², और पूरे ds को इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना होगा, ये तो होता है 4πr²। भाई ये पूरी सरफेस कितनी होगी 4πr²। तो अब k की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr², r² से r² कट गया, फाई आ गया Q/ε0। बहुत ही सिंपल है, क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस को। देखो कई बार तो जैसे मान लिया सरफेस है, क्लोज्ड है बॉडी, तब तो ऑलरेडी उसके पास सरफेस है, पर मान लो अगर बॉडी क्लोज नहीं है, जैसे मान लो एक मैंने मान लो एक चार्ज लिया, लीनियर चार्ज लिया, अब इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगी, मान लो मुझे इसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो हम कह रहे हैं गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम ये कहता है कि आप एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रॉ कर लो एक चार्ज के अराउंड, इसी को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो अगर ये सरफेस नहीं है, क्लोज बॉडी नहीं है, क्लोज चार्ज नहीं है, तो उसके चारों तरफ आप एक क्या कर लो, आप एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लो। तो जैसे हमारे पास लीनियर चार्ज था, इसकी वजह से हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया। कौन सी गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब ये थी नहीं, इसको हमने इमेजिनरी मान के ड्रॉ किया ताकि ये चार्ज क्लोज हो जाए और इसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाल सकें। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम डेरिवेशन करेंगे। ये हमारा स्फीयर है मान लो, यहाँ पे हमने ये हमने समझा दिया। हाँ, अब दूसरी चीज समझाते हैं, एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से हम कूलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे, जो आपने पढ़ा है F = K Q1 Q2 r²। आइए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q/ε0।
ये तो बात क्लियर है ना, सबको क्लियर है? यहां पे तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है? मैंने कहा 0 डिग्री है, तो ई डी एस कॉस 0 हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, पूरे ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? मैंने अभी बताया, फोर्स पर यूनिट चार्ज F बाई क्यू नॉट। तो क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ F बाई क्यू नॉट? रख सकते हैं सर। तो F बाई क्यू नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर मैं इस क्यू नॉट को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? F इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आ गया। ये सिंपल सी चीज है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। 3 तरीके की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। एक होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हमें एक टर्म पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है क्यू बाई एल। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से दिखाते हैं, होता है क्यू बाई वी। जैसे मान लो कोई लीनियर चार्ज है तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाई एल। ये सरफेस है, कोई 2D ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिग्मा डिफाइन करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला क्या होता है? क्यू बाई ए। अभी मान लो कोई वॉल्यूम है तो उसके लिए होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, होती है रो इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इसका यूज क्या है? हमसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। तो वैसे तो बच्चे सीधा याद रखते हैं, आप भी याद कर लो कि अगर कोई लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उसकी वजह से आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो होगी लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ना कि आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता है लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में है, मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा अगर आर है तो इसके साथ इसकी जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है। अब कैसे आया, ये कैसे आया, आइए इसको देखते हैं। हमें पता है गॉस लॉ से इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सर हमको पता है। अब आपने क्या किया, ये हमारे पास एक लीनियर चार्ज था, तो हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। हाँ सर, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। अब हमने कहा यहां पे इसका एक एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर, है ना? होगा, बिल्कुल होगा। इसको मैंने बोला ds1। यहां पे भी इसका एक एरिया वेक्टर होगा नीचे की तरफ, क्योंकि हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है। इसको मैंने बोला ds2। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस तरफ है, इस तरफ है ना? और अगर मैं आपसे पूछूं एरिया वेक्टर कितना बना? इधर बना। ऐसे ही बेटा एक एरिया वेक्टर इधर भी बनेगा, किधर की तरफ? इस तरफ। इसका एरिया वेक्टर कितना होगा? इसको बोलूंगा ds3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो टोटल 3 एरिया वेक्टर बनेंगे। एक ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर, एक नीचे की तरफ एरिया वेक्टर और एक कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर। इसको मैंने ds3 बोला। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ds इधर है, एंगल 90 डिग्री, यहां भी एंगल 90 डिग्री और इधर एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। बस, तो E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 इक्वल टू E डॉट ds3 किया, ये बराबर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें टोटल फ्लक्स पता करना है इस लीनियर चार्ज की वजह से, है ना? हमें डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। यहां तक क्लियर है? तो हमने कहा E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3। E और ds के बीच में एंगल 90 डिग्री है। देखो E इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 ऊपर की तरफ है, तो एंगल इनका 90 डिग्री हो जाएगा। E इधर है, ds2 इधर है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3 कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे cos 90 है तो 0 हो जाएगा। हाँ सर, ये 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ E ds3 cos 0 क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ E ds क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ds क्या होगा भाई? ds क्या है? ये और ये तो कट गया, ये कर्व वाला होगा, तो कर्व सरफेस कितना होता है? 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल हो गया। E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू, अब क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा एल को, क्योंकि हमने पढ़ा लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्यू इक्वल टू लैम्डा एल? हाँ सर, तो लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आपको अगर याद रखना है तो आप इसी को याद रखें, आपकी इसी में भलाई है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, ये भी डिराइव कर लेते हैं। वैसे तो सीधा याद रख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट का फार्मूला, जो कि ये है
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। पर देखते हैं कैसे आया है। वैसे तो आपको यही याद रखना चाहिए, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। पर देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे आया। तो देखो ये हमारा एक सीट है, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई ए। अब यहाँ पे भी हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है, इतने से में ही एज्यूम किया है। एक एरिया वेक्टर इधर बनेगा ds1, एक इधर बनेगा ds2, एक इधर बनेगा ds3। आप एक बात बताओ, ds1 में इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना 90 डिग्री। ठीक है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ होता है, हाँ सर होता है। अब यहाँ पर ई डॉट डी एस वन और ई डॉट डी एस टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल इधर 0 डिग्री होगा, इधर भी 0 डिग्री, सॉरी माफ करना, इधर भी 0 डिग्री, इधर भी 0 डिग्री। ठीक है, और इधर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर है और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई डॉट डी एस वन प्लस ई डॉट डी एस टू प्लस ई डॉट डी एस थ्री करेंगे तो दो तो 0 डिग्री हो गया और एक हो गया 90 डिग्री। इन दोनों को मैं एक मान सकता हूं क्योंकि इनका डीएस भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस अपन क्यू एप्सिलॉन नॉट, 2 ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस अपन क्यू एप्सिलॉन नॉट। डीएस पूरे डीएस को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्या भाई, आएगा क्या हमारा, आएगा हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर। भाई सिलेंडर का एक तरफ इसको अगर मैं पूछूं इसकी एरिया कितनी होगी तो होगी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, 2e पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ए अपन एप्सिलॉन नॉट, 2e पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट। पाई आर से पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है ये भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। तो ई का फार्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, याद रखना भाई, सिंपल सी चीज है। स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ऐसे ऑन दी सरफेस क्या होती है, अगर एक स्फीयर है तो उसके मैं पूछूं आउटसाइड कितनी होगी तो ये याद रखना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का स्क्वायर। ऑन दी सरफेस पूछूं तो यहां पे बस स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर कर देना, क्योंकि ऑन दी सरफेस का मतलब आर इज इक्वल टू दी आर। तो जब ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा तो आर आर कट जाएगा तो आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड दी सरफेस कितना होता है, 0 होता है। इसका रीजन है सील्डिंग, ड्यू टू सील्डिंग। ठीक है, तो देखो यार मैंने डेरिवेशन को ना लिख करके लाया हूं ताकि लेक्चर जल्दी खत्म हो जाए और सारे कंसेप्ट हो जाए। अब एक ग्राफ पूछा जाता है, आप एक स्फीयर के अंदर देखो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, 0 रहती है। सरफेस पे कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसके बाहर कितनी होती है, उसके बाहर कितना बताया मैंने, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर अपान आर का होल स्क्वायर। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करती है आर के साथ। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। ये था आज की क्लास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। मैं मानता हूँ कि मैंने थोड़ा तेजी से पढ़ाया है, क्योंकि बेटा तेजी की जरूरत है, हमारे पास टाइम कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से सारी चीजों को रैप अप कर दें, खत्म कर दें। अगले चैप्टर में थोड़ा टाइम लूंगा मैं। देखो यार ये पहला चैप्टर था, तुम लोगों ने पढ़ रखा था, तो थोड़ा जल्दी मैंने खत्म करने की कोशिश किया है। अगले चैप्टर से हम लोग बहुत ही शिद्दत के साथ आराम आराम से पढ़ाई करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये चैप्टर था, लेक्चर भी हमें कल देना था, आज दे रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में मानता हूँ तेज रहा होगा, पर मैंने कोशिश किया कम टाइम के अंदर अच्छा कंटेंट देने की। आप लोग पढ़ाई करते रहे, अच्छे से मेहनत करते रहे, कभी घबराए ना, डरे ना, क्योंकि डरा नहीं जाता है। कभी भी अपनी किसी भी चीज से डरते नहीं है, हमेशा उसका सामना करते हैं। डरने वाले व्यक्ति को कायर कहा जाता है। और आप डरोगे क्यों, जब आप मेहनत कर रहे हो, अपने गोल्स के लिए फाइट कर रहे हो, तो आज नहीं कल सफलता तो मिलेगी जरूर। मानते हैं थोड़ा अनसिक्योरिटी होती है, थोड़ा डर लगता है कि होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर कंफर्म है कि अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते जा रहे हो, अपने गोल्स को लेकर के बहुत सीरियस हो, तो सफलता निश्चित मिलेगी। आज नहीं कल जरूर सक्सेस मिलेगी, इस बात के लिए मैं आपको एश्योरिटी देता हूं। कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपने गोल्स को लेकर के सीरियस रहो, आने वाला टाइम अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।